हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ब्लॉक 28 यानी पाठ 28 पढ़ेंगे और इसकी पहली पाठ योजना का नाम है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो ये हमारा व्याकरण का टॉपिक है। इसमें बच्चों आपको जो संसाधन चाहिए वह है A4 आकार का कागज़ जिस पे लिखा होगा एक अनुच्छेद, जो आपके सामने लिखा है कि एक दिन रवि ने अपने पिताजी से पूछा, क्या आप मुझे चिड़ियाघर घुमाने ले चलेंगे। पिताजी ने कहा, ठीक है, शाम को चलेंगे। पूरी शाम बीत गई लेकिन पिताजी नहीं आए। रवि ने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी ने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास चला गया था, इसलिए देर हो गई। रवि ने चिंता जताते हुए कहा, ओह, आप ठीक तो हैं ना। तो ये बेटा आप लोगों के सामने एक अनुच्छेद है और इसमें जो मुख्य शब्द हैं वह हैं विराम चिन्हों। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विराम चिन्हों को पहचानते हुए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे। अब किन्हीं 3 विराम चिन्हों को उनके नाम के साथ आपको लिखना होगा। तो इसमें अगर मैं आपके सामने कुछ विराम चिन्ह लगा देती हूँ तो क्या आप उनको पहचान सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। तो आज हम वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। बच्चों, आपने एक्सीड पाठ्यपुस्तक में से पाठ पटकथा से नाटक तक में व्याकरण दर्शिका वाला पृष्ठ खोलना है और विराम चिन्हों के लिए दी गई तालिका पढ़नी है। समूह में दिए गए अनुच्छेद को आपने पढ़ना है और चर्चा करनी है कि किस जगह पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चर्चा के बाद अनुच्छेद में सही जगह पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है आप लोगों ने। तो जो मैंने अनुच्छेद आपको दिया था, आपको भी पढ़कर सुनाया था, उसमें आप लोगों ने विराम चिन्ह लगाने हैं। तो बच्चों, इसमें पहला जो प्रश्न है वह यह है कि आपने अनुच्छेद में किस जगह पर कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया। यानी जो अनुच्छेद था उसमें अगर आपने देखा होगा कि कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ था तो आपको सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाना था। तो वो किस तरह से हो सकता था, ये देखिए कि एक दिन रवि ने अपने पिताजी से पूछा, यहाँ पे आपके उद्धरण चिन्ह शुरू होंगे, क्या आप मुझे चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे। क्योंकि उसने प्रश्न पूछा है, क्या शब्द भी आया है तो वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा और उद्धरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे। फिर पिताजी ने कहा, ठीक है, शाम को चलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला जो नंबर 1 पॉइंट है, इसमें आपके जो विराम चिन्ह लगाए गए हैं वो आप देख सकते हो कि पूरी शाम बीत गई लेकिन पिताजी नहीं आए। रवि ने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो जो कराहने वाली बात या कभी चिल्लाने वाली, मुस्कुराना, ये आपको पता ही है कि यह कोष्टक चिन्ह में लिखा जाता है, यानी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो पिताजी ने क्या कहा, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास चला गया था, इसलिए देर हो गई। और यहाँ पे जो आपके उद्धरण चिन्ह है वो बंद हो जाएंगे। फिर रवि ने चिंता जताते हुए कि वो चिंता में था, तो इस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कहा, ओह। अब ओह क्या है, यहाँ पे विस्मय आदि बोधक शब्द है, यानी उसे अपने पिता के बारे में सुनकर दुख हुआ है तो उसने बोला ओह। तो यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया है और आप ठीक तो है ना, ये एक क्वेश्चन है, इसलिए प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो आप इस तरह से अनुच्छेद को ठीक करके सही विराम चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न है कि विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है। तो इसमें देखिए दूसरा पॉइंट कि विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस जगह पर कितनी देर रुकना है। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में रुकने के लिए किया जाता है। इनसे वाक्य में कही गई बात का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है
पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अर्धविराम, अर्धविराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अल्पविराम, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक, हर्ष, शोक, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसी प्रकार अन्य विराम चिन्हों का प्रयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। अब इसी में जो अगला प्रश्न है वह यह है कि अर्धविराम और अल्पविराम चिन्ह में क्या अंतर है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पॉइंट है कि अर्धविराम चिन्ह दिखने में, देखिए आपको कोष्ठक चिन्ह में यानी ब्रैकेट के अंदर बताया हुआ ऐसा होता है और अल्पविराम चिन्ह दिखने में कॉमा जैसा ऐसा होता है। तो पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 दिन बीत गए, वह कब आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 दिन बीत गए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ कहना है तो हम थोड़ा रुक रहे हैं, इसलिए हम अर्धविराम चिन्ह लगा रहे हैं। और दूसरा है कि और अर्धविराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अल्पविराम का यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे दीदी, तो दीदी कोई सेंटेंस नहीं है, एक नाम है, तो उसके बाद हम अल्पविराम लगाएंगे। आप हमारे साथ खेलिए, सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। तो बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 28.1 करेंगे वर्कबुक में और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे और दोबारा से आप अपने उत्तर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पटकथा की योजना, जिसमें संसाधन के रूप में आपको चार्ट पेपर चाहिए, एक टोकरी जिसमें पर्चियाँ होंगी, पर्चियाँ जिनमें कहानियों के विषय लिखे हों, जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, अक्ल बड़ी या भैंस, मूर्ख राजा, बातूनी तोता, ये कहानियों के नाम होंगे उस पर्ची पर। और ये आप लोग ग्रुप में करेंगे एक्टिविटी। तो मुख्य शब्द है मानचित्र, पटकथा, खांचा, चरम, सीमा। बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग नाटक की पटकथा की योजना बनाने के लिए विस्तृत मानचित्र का उपयोग कर पाएंगे। अच्छा बच्चों ये बताइए, क्या आप फिल्में देखते हो? किसी भी फिल्म की कहानी में क्या क्या होता है? क्या कह सकते हैं आप इसके लिए कि फिल्म की कहानी की शुरुआत अक्सर किरदारों यानी किरदारों के परिचय के साथ होती है। किसी भी फिल्म की कहानी की एक समस्या होती है और पूरी कहानी उस समस्या को सुलझाते हुए आगे बढ़ती है। तो आज हम कहानी के मानचित्र का प्रयोग करते हुए नाटक की पटकथा लिखेंगे। देखिए इस तरह से है, शुरुआत हुई, समस्या पता चली, अब वो समस्या चरम सीमा पर है, यानी कि पूरी समस्या बीच में आकर दिखने लगती है हमें। फिर हम उसका समाधान ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन, और अंत में क्या होता है, वो समाधान निकल के आ चुका होता है, फिल्म एंड हो जाती है ना। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है कि आप क्या करेंगे, विश्लेषण में बने पटकथा मानचित्र को, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे चार्ट ये लगा हुआ है आपके सामने। तो आपने क्या करना है कि पर्चियों की टोकरी रखी होगी जिसमें आपको मैंने टॉपिक बताए थे कहानी के, तो इसमें आपने करना है कि इस टोकरी में कहानी के विषय की कुछ पर्चियाँ हैं। तो प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी आएगा और उस पर्ची को चुनेगा, उठाएगा। पर्ची पे जो कहानी का विषय लिखा है उसको पढ़ना है आपने, और जिस तरह से आपके सामने चार्ट बना हुआ है मानचित्र, उसके बिंदुओं के आधार पर आपने कहानी लिखनी है जो आपको विषय दिया गया है। और प्रत्येक बिंदु के लिए एक दो वाक्य आपने लिखने ही हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके सामने एक मानचित्र है कि इस तरीके से आपने अपनी कहानी को प्रस्तुत करना है, लेकिन आपको नाम दिए गए हैं कहानी के, उसी तरह से करेंगे आप। अब बच्चों इस कार्य को करने के बाद आप में से ही कोई बच्चा आएगा आपके ग्रुप से एक और उस कहानी को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न है कि आपने मानचित्र की मदद से कहानी कैसे लिखी।
तो यहाँ पे आंसर है कि पहले हमने कहानी के विषय को पढ़ा और शुरुआत में कहानी के पात्रों और स्थान का परिचय दिया, फिर कहानी की समस्या उभारनी शुरू की और उस समस्या को चरम सीमा यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचाया। चरम सीमा पर पात्रों को बहुत अधिक तनाव महसूस हो रहा था, फिर धीरे धीरे नीचे आए और समाधान की ओर बढ़ते हुए कहानी का अंत किया। जैसे एक तोता था, उसका नाम हरिया था। वह बहुत बातूनी था। एक दिन बात करते करते उसने अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट ली। वह हकीम के पास गया और दवा मांगी। हकीम ने कहा कि दवा तो खत्म हो गई, शहर जाकर लानी पड़ेगी। हरिया बहुत परेशान हुआ और घर की ओर चल दिया। रास्ते में हरिया को उसकी दोस्त चिड़िया मिली। हरिया ने चिड़िया को सारा हाल सुनाया। चिड़िया ने झट से एक मीठी मिश्री हरिया को दी। मीठी मिश्री खाकर हरिया अपना सारा दर्द भूल गया। बच्चों, अब इसी में जो अगला प्रश्न है वह यह है, क्या आप अपनी कहानी को बेहतर बनाने के लिए उसमें कोई गीत, कविता, दोहा या स्लोगन जोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ। बातूनी तोता कहानी में तोता बार बार बोल सकता है, जैसे मैं हूँ तोता हरिया, राम बातें करना मेरा काम। तो हम इस तरह से अपनी कहानी में गीत भी लिख सकते हैं, कोई दोहा, स्लोगन और कविता भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 28.2 करेंगे वर्कबुक में, और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 का उत्तर लिखेंगे। और अपने प्रश्नों के उत्तर आप फिर से एक बार यहाँ पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाटक की पटकथा। कोई भी संसाधन हम लोग यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे और मुख्य शब्द है कल्पना। इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग समूह के नाटक के लिए एक विस्तृत पटकथा लिख पाएंगे। बच्चों, जब आप किसी पढ़ी हुई कहानी को टीवी पर कार्यक्रम या फिल्म के रूप में देखते हैं तो क्या अंतर महसूस होता है? जो कहानी आपने पढ़ी है उसको आप टीवी पर देख रहे हैं या फिल्म में देख रहे हैं, तो क्या अंतर है उसमें? कि टीवी कार्यक्रमों में बहुत संवाद होते हैं, लेकिन कहानी में कम संवाद होते हैं, है ना। डायलॉग्स कम होते हैं कहानी में। और टीवी में आपने देखा होगा, कोई सीरियल आप देख रहे हो तो कितना लंबा खींच लेते हैं उसको, क्योंकि उसमें वो संवाद यानी डायलॉग ज़्यादा डाल देते हैं। और कहानी पढ़ते हुए हम कहानी के किरदारों, उनकी भावनाओं और कहानी में घटने वाली घटनाओं के दृश्यों की कल्पना करते हैं। लेकिन संवाद कार्यक्रमों में कहानी की सभी घटनाओं के दृश्यों को अपने सामने घटता हुआ देख सकते हैं। यानी जो चीज़ें हम कल्पना कर रहे थे वो अब हम सामने टीवी में देख पाते हैं। तो हमने जो कहानी कल लिखी थी, आज हम उसी कहानी को नाटक की पटकथा के रूप में लिखेंगे। इसके लिए बच्चों आपको करना है कि पाठ्य पुस्तक में से पटकथा से नाटक तक में पटकथा लेखन के चरण पढ़ने हैं आपको, और समूह में चर्चा करनी है कि एक नाटक की पटकथा किस तरह लिखी जाती है। अब आप क्या करेंगे? नंबर 1, नाटक की पटकथा में दृश्य, स्थान, जो आपने लिखा होगा कि नाटक की पटकथा में दृश्य, स्थान और घटनाओं का वर्णन होना चाहिए ताकि स्टेज उस रूप में सेट किया जा सके। नंबर 2, पात्रों के संवाद विस्तारित रूप से लिखे होने चाहिए ताकि अभिनेता उन्हें याद कर सकें। नंबर 3, पात्रों के बोलने का तरीका और उनके भाव भी बताए जाने चाहिए ताकि अभिनेता उस हिसाब से अभिनय कर सके। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे ध्यान देनी होंगी। अब क्या करना है कि इन बिंदुओं का पालन करते हुए आपने जो भी कहानी कल लिखी थी उसे नाटक की पटकथा के रूप में बदलना है। समूह में चर्चा करके पटकथा की शुरुआत अपनी अपनी कार्यपत्रिका 28.3 में आप लोग लिखेंगे। कहानी के दृश्यों की कल्पना करेंगे, फिर उन दृश्यों में आने वाले किरदारों के लिए संवाद लिखेंगे। उनके भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, अन्य निर्देशन आदि भी पटकथा में जोड़ने हैं आप लोगों को। तो बच्चों, ये चार्ट दिया हुआ है
कि मंच पर होने वाले नाटक का लिखित रूप कैसा होगा, कि दृश्य और स्थान का वर्णन होगा उसमें, और पात्रों की वेशभूषा, भावभंगिमा और लहजे आदि का वर्णन, और पात्रों के बीच का संवाद। तो बच्चों इस कार्य को करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि पटकथा की शुरुआत आप किस तरह से आपने की है वो आप क्लास में अपने साझा करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वही है कि नाटक की पटकथा क्या होती है, यह कैसे कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि नाटक की पटकथा एक नाटक का लिखित रूप होती है। चूँकि नाटक मंच पर किया जाता है इसलिए उसकी पटकथा में नाटक के मंचन की सभी चीज़ों का विवरण होना चाहिए, जैसे स्टेज पर कौन सा दृश्य स्थान होगा, पात्र कैसे दिखेंगे, कौन सा पात्र कब क्या और कैसे बोलेगा, पात्रों की भाव भंगिमाएँ कैसी होंगी। अब जो अगला प्रश्न है वही है कि नाटक के संवाद लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ उत्तर है लास्ट में कि संवाद सरल भाषा शैली में लिखे जाने चाहिए, संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए, संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यदि संवादों के बीच किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए, यानी ब्रैकेट में करना चाहिए। अगर कोई नया कैरेक्टर नाटक में आ रहा है तो ब्रैकेट में बता देना चाहिए कि ये व्यक्ति अब आ गया है और ये कह रहा है। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर हैं उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए, यानी कि जो डायलॉग वो व्यक्ति बोल रहा है वो किस तरह से बोला, खुश होकर, घबराते हुए, परेशान होकर, चिंतित होकर या दुखी होकर, चिल्लाते हुए, तो वो चीज़ें हमें ब्रैकेट में लिखनी होती है, यानी कोष्ठक चिन्ह में लिखनी होती है। अब बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग 28.3 कार्यपत्र करेंगे वर्कबुक में, और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 2, 3 और 4 के उत्तर लिखेंगे। बाकी आप यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है नाटक प्रस्तुति का अभ्यास। इसके लिए जो संसाधन आपको चाहिए वह हैं एक्सीड पाठ्य पुस्तक, उत्तर पुस्तिका, 7 पर्चियाँ जिन पर ये भाव अलग अलग लिखे हों, जैसे हंसते हुए, रोते हुए, घबराते हुए, चिल्लाते हुए, विनती करते हुए, गुस्से में, उदास होकर। और मुख्य शब्द हैं भाव, भावानुसार, मंच, सहायक सामग्री। बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग उचित भाव और आवाज़ के उचित उतार चढ़ाव के साथ नाटक का अभ्यास कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चार्ट है, जैसे कि इसमें आपको क्या करना होगा, पहले पटकथा को समझना है, अपने संवाद याद करने हैं, हाव भाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना है आपने, मंच और सहायक सामग्री तैयार करनी है और सुझावों का आदान प्रदान करना है। यानी आपके पास कोई सुझाव है तो आप देंगे और अगर कोई आपको सुझाव देता है तो उसको आप समझेंगे कि किस तरह से करना है। अब बच्चों इन पर्चियों में कुछ भाव लिखे हैं, यानी मैंने जो आपको भाव बताए थे, हंसते हुए, रोते हुए, घबराते हुए, चिल्लाते हुए, विनती करते हुए, गुस्से में, उदास होकर। तो आपको बारी बारी से एक एक पर्ची उठानी है, जो भाव पर्ची में लिखा है उसी भाव के साथ आपको ये वाक्य बोलना है, मुझे भूख लगी है। तो आप लोग अलग अलग भाव के साथ इस सेंटेंस को आपने बोलना है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न है वह ये है कि नाटक प्रस्तुत करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर है कि नाटक प्रस्तुत करने के लिए नाटक की पटकथा और अपनी भूमिका को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अपने संवाद एवं प्रवेश निकास का ध्यान रखना चाहिए और अपने चरित्र में डूबकर अभिनय करना चाहिए। कभी पात्रों तो कभी दर्शकों से आंख मिलाकर संवाद बोलने चाहिए। संवाद बोलते समय आवाज़ का स्तर ऊंचा रखना चाहिए और भावानुसार आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना चाहिए। हाथों का सही उपयोग करना चाहिए। मंच और सहायक सामग्री भी तैयार
करनी चाहिए। और इसमें क्या हो सकता है कि सभी पात्रों की, यानी अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछा है कि हमने जो नाटक लिखा है आज हम उसकी प्रस्तुति करने का अभ्यास करेंगे, यानी आपने जो भी नाटक लिखे होंगे आपने उसका अभ्यास करना है कि उसको हमें प्रस्तुत कैसे करना है किसी के सामने। और अपने अपने समूह में पटकथा को आप लोग देखेंगे जो लिखी गई है, और अभिनय की बारीकियों का ध्यान रखते हुए नाटक करने का अभ्यास करेंगे। और सभी पात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सभी को अपने अपने संवाद याद रखने हैं और एक एक दृश्य का अभ्यास करना है, और टीम के सभी सदस्यों को सुझाव देना अति आवश्यक है। यानी सब ने अपना अपना सही तरह से तैयारी करनी है कि वो किस तरह से नाटक को आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक से मैंने सीखा चार्ट पूर्ण करेंगे, और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक अभ्यास प्रश्न 9 के उत्तर की खोज करेंगे। थैंक यू।